वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमने शुरू किया हुआ है इंडियन पॉलिटी का पार्ट। लास्ट हमने शेड्यूल्स तक कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसमें जब ओरिजिनली बना था तो उस टाइम पे इसमें 395 आर्टिकल्स थे और उनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, और 8 शेड्यूल्स थे। अब जो शेड्यूल्स है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अब कितने शेड्यूल्स है। ठीक है, अब जो यूएसए या ऑस्ट्रेलिया का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखोगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो सारे के सारे सेंटर के पास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे सेंटर के साथ साथ स्टेट्स को भी सारे के सारे प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, स्टेट्स के पास भी है और सेंटर के पास भी है। ठीक है, जितने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल से रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो सारे के सारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। ठीक है, सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसे काम करता है, कैसे अगर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसका जो मैटर है वो कहाँ पे काम जाएगा, या सेंटर और स्टेट का जो भी मैटर होता है, किसी बात पे कोई डिस्प्यूट होता है तो वो वाले सारे मैटर कहाँ पे जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दे रखे हैं। और साथ ही साथ इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में दिए हुए हैं। और इमरजेंसी के ऊपर तो एक पूरे का पूरा चैप्टर है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो कुछ स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, उसको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। कुछ और स्टेट्स भी है जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम, असम, गुजरात, इनको भी स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो अल्टीमेटली सोवरन है। ठीक है, कोई भी जो एक्सटर्नल पावर्स है उनका इंडियन लोगों के ऊपर कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंटली जो इंडिया के लोग हैं काम करते हैं। ठीक है, सोवरन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। ठीक है, सेंटर में हमारे जो है वो बाइकैमरल सिस्टम है और कुछ स्टेट्स में भी बाइकैमरल सिस्टम है। कितनी स्टेट्स में है बाइकैमरल सिस्टम? टोटल 6 स्टेट्स में बाइकैमरल सिस्टम है और बाकी की स्टेट्स में यूनिकैमरल है। ठीक है सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो रिटन है बट ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, रिटन है तो इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि जो उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। अगर हमें कोई प्रोविजन अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ हमें लग रहा है कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो हम उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नया प्रोविजन ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें लग रहा है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्लेक्सिबल है। हम कोई भी नया प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई पुराना प्रोविजन हमें लग रहा है कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। और इंडिविजुअल्स के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है, वो क्या है? अब फंडामेंटल राइट्स तो दिए ही है इंडिविजुअल को और साथ ही साथ उनको कुछ ड्यूटीज़ भी दे रखी है इंडिविजुअल्स को। ठीक है, कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स अपने इंजॉय कर रहे हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। ठीक है, वो क्या ड्यूटीज़ है आगे हम जब पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, डीपीएसपी के बाद हम ड्यूटीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आएंगे, फिर डीपीएसपी आएंगे और फिर आएगी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन हमारी स्टेट को, स्टेट मीन्स हमारे इंडिया को। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिया की बात है, वहाँ पे स्टेट वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, हमारी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेसिकली है क्या? ये स्टेट को डायरेक्शंस दी हुई है
कि जब आपके पास प्रॉपर सोर्सेज आ जाए तो आप इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करके एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हो। क्योंकि जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि हम सारे प्रोविजंस ऐड कर दें वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड कर दिए, ठीक है। इसका एक अलग से पार्टी ऐड कर दिया कि जैसे जैसे स्टेट के पास सोर्सेज आते जाएंगे वैसे वैसे आप उनको इम्प्लीमेंट करते जाओगे, राइट। नेक्स्ट आता है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स है उनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स को उसमें सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और उन सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। 3 लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जो यूनियन लिस्ट है उस पर हमारा सेंटर लॉ बनाएगा और जो स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट लॉ बनाएगी और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर सेंटर स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो दूसरे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें जुडिशरी का अलग अलग सिस्टम होता है, बट जो इंडिया की जुडिशरी है वो यूनिफाइड है, ठीक है। यूनिफाइड जुडिशरी है। टॉप पे आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे आ जाती है हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के नीचे आती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी मैटर सबसे पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास जाएगा, अगर वहां पे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो उसको हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। अगर फिर भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो आपका जो मैटर है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो पहले जाएगा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आती है सबसे टॉप पे, ठीक है। ये एक कोर्ट्स की हायरार्की है, राइट। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें लेजिस्लेचर का या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपने हिसाब से उसको जो अच्छा लगता है उस तरह से वो काम करती है, ठीक है। सारे मैटर्स वो इंडिपेंडेंटली देखती है, किसी भी लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर में आकर काम नहीं करती, ठीक है। अब देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने जुडिशल को भी सुप्रीम रखा है और पार्लियामेंट को भी सुप्रीम रखा है, ठीक है। और उन दोनों में एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अमेरिका जो है वहाँ पे हमने क्या प्रोविजन लिया है जुडिशियल सुप्रीमेसी का, ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है और अमेरिका में जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, दोनों इक्वल काम करते हैं, ठीक है। दोनों को हमने दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा है। क्यों? क्योंकि हमने जुडिशियल और लेजिस्लेचर को अलग कर दिया, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया। जुडिशरी अपना अलग काम कर रही है और पार्लियामेंट अपना अलग काम कर रही है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना के रखा हुआ है। और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी आती है तो जो हमारा इंडिया है वो फेडरल से यूनिटरी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज तो फेडरल काम कर रहा है, सेंटर अपना अलग से काम कर रही है, स्टेट अपनी अलग काम कर रही है। बट अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमारा यूनिटरी कैरेक्टर आ जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो कैसे आता है हम आगे जब पढ़ेंगे ना इमरजेंसी प्रोविजंस, तो उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होता है कि एवरी अडल्ट जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो अपना वोट दे सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन या कुछ भी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये लड़का है या लड़की है, ये वोट दे सकता है नहीं दे सकता, या ये पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई भी हो वो अपनी वोट दे सकता है। बस 2 कंडीशंस है, एक है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, दूसरा वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलर स्टेट, ठीक है। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रिलीजन्स को इक्वल रखा गया है, ठीक है। सारे इंडियन सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे एज अ सिटीजन, सारे राइट्स उनको दिए जाएंगे, ठीक है। स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ठीक है। और ना ही वो किसी अपने पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए टैक्स देने को कहेगा, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू आर फ्री टू प्रमोट योर रिलीजन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दे रखी है,
ठीक है। अगर आप पब्लिक अपॉइंटमेंट में देखोगे या कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखोगे तो वहाँ पे सीट्स रिजर्व होती है ना SC ST कोटा की, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम पे ऐड कर दिया था ये वाला प्रोविजन, ठीक है। इवन कि अगर आप देखोगे यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें भी सीट्स रिजर्व होती है SC ST कोटा के लिए, ठीक है। तो देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो उस टाइम पे जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे तो उनको बहुत ही अनटचेबल माना जाता था, तो इसलिए उस टाइम पे ये प्रोविजन ऐड करना बहुत ही जरूरी भी था, ठीक है। बट आज की डेट में कुछ लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं और कुछ के लिए तो चलो जरूरी है भी है बट मिसयूज भी हो रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पंचायती राज। अब और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इसमें पंचायती राज ऐड किया है, ठीक है। पंचायती राज से क्या होता है, डिसेंट्रलाइज हो जाती है पावर्स, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अब सेंटर बैठा सारी चीज़ें वही देखेगा, स्टेट को भी देखेगा, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो गए, आगे विलेजेस हो गए छोटे छोटे, उनको भी सबको स्टेट देखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेट ने अपनी पावर्स आगे कुछ सेंटर को दे दी, सेंटर ने अपनी पावर्स स्टेट को दे दी, ठीक है। कि एक जो पर्टिकुलर स्टेट है, कोई भी स्टेट ले लो आप, ठीक है, तो वो क्या है अपने स्टेट को देखेगा, स्टेट का सारा सेटअप देखेगा, ठीक है। और स्टेट ने आगे पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, पंचायती राज ले आए। अब छोटे छोटे जो गांव होते हैं उसमें जाकर तो स्टेट देखेगी नहीं ना कि गांव कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पंचायती राज सेटअप कर दिया, ठीक है। हर एक विलेज में पंचायत बना दी, ठीक है। इसको ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट में, ठीक है। पहले क्या था, जो पंचायती राज वाला प्रोविजन था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इनको ऐड किया गया था, पंचायती राज को ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 40 ऑफ पार्ट 4, ठीक है। और उसके बाद 73rd अमेंडमेंट में इसको हमने लेजिटिमेसी दे दी इस एक्ट को, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक प्रॉपर एक्ट बन गया कि अब जो विलेज है उसमें पंचायत होएगी, ठीक है, और वो विलेज को देखेगी, ठीक है। तो विलेज पंचायत वाला एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, right? This is the end of this lecture. If you have any doubt in this lecture, you can ask me in the comment box. Thank you. Bye bye. Have a nice day.